अस्सलाम वालेकुम। आइनी पैकेज के हवाले से हुकूमत की एक्टिविटी सरगर्मियाँ अभी जारी हैं और सियासी मुलाकातें जोड़ तोड़ उसका सिलसिला भी जारी है। एक तरफ हुकूमत कोशिश कर रही है कि अपने इत्तेहादियों को और JUI से मौलाना फजल रहमान को किसी तरीके से राज़ी कर लिया जाए। उसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टीमें हैं वो मौलाना फजल रहमान को इंगेज करके उनको अपनी तरफ रखने की कोशिश कर रही हैं। मौलाना फजल रहमान के पास कौमी असम्बली में है तो 8 वोट, लेकिन उनके 8 वोट जो हैं इस वक्त बहुत अहमियत इख्तियार कर गए हैं क्योंकि हुकूमत के पास अददी बरतरी है नहीं है, 2/3 अक्सरियत नहीं है, 211 के करीब उनके पास नंबर है। मौलाना साहब अगर उनके पलड़े में आ जाएँ तो 219 हो जाता है और फिर 5 तहरीक इंसाफ के कहा जाता है वोट हुकूमत तोड़ेगी जिससे मतलूबा तादाद हासिल की जा सकती है। लेकिन बाद सिखों के ऊपर ऐसा तनाज़ा सामने आया है कि JUI हो या कोई और जमात हो, उन्हें वोट करते वक्त अपनी पोजीशन अवाम के सामने क्लियर करनी पड़ेगी। ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक आइनी अदालत का जो तस्वर है और उस आइनी अदालत को देने का जो तरीक़ाकार बयान किया गया है, उसके बाद लगता यह है कि बार कौंसिल भी उसके ऊपर एहतजाज कर रही हैं, कई कानूनी और आइनी माहिरीन भी उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। तो JUI इतना अनपॉपुलर डिसीजन शायद आसानी से ले ना सके। उसको कायल करने के लिए या उसको राम करने के लिए इस पैकेज के अंदर कुछ ऐसी अमेंडमेंट्स, कुछ ऐसी तरमीम करनी पड़ेंगी कि जो काबिल कबूल हों। और बहुत बेहतर तरीका ये होता है कि आप अक्रॉस दी पार्टी लाइन एक ऐसा राय अम्मा हमवार करने की कोशिश करें कि सब के लिए काबिल कबूल हो। आइनी तरमीम किसी एक फ़र्द वाहिद के लिए, मखसूस किसी इंडिविजुअल के लिए या मखसूस किसी पार्टी के लिए कभी की नहीं जाती, ये पसंदीदा अमल नहीं होता। तो सब जमातें जो काबिल कबूल हल इख्तियार करें वो अगर तरमीम कर ली जाए तो एक नेशनल कंसेंसस इवॉल्व हो जाता है। अभी इसके हवाले से लॉ मिनिस्टर ने आज बयान दिया है आइनी तरमीम के हवाले से। पहले मैं वो आपको दिखाता हूँ, फिर प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। दिखाइएगा। ये बाय एंड लार्ज 4 चीज़ों पे असर मैं जल्दी से कर दूं क्विकली। जो मैंने फंडामेंटल राइट के हवाले से कहा वो तजवीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तजवीज़ है, 63A की तजवीज़ है, इसमें तजवीज़ है जुडिशल कमीशन की नई शक्ल की। इसमें सर एक और चीज़ है, आर्टिकल 200 में चेंज की गई है। पुराना ऑब्सोलीट हुआ पड़ा था कि प्रेसिडेंट जो है वो चीफ जस्टिस कंसर्न के कहने पे और जज साहब की कंसेंट के साथ उन्हें एक हाई कोर्ट से दूसरे में कर सकते हैं। सिविलियन ट्रायल्स वाली बात मैंने शुरू में अर्ज कर दी थी कि उस पर पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं था अभी, तो वो इस पैकेज का हिस्सा नहीं है। तारिर साहब ने जो चीज़ें बयान की हैं उसका आखिरी जुमला बड़ा मानी खेज़ है। उन्होंने कहा कि सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल वाला मैंने बता दिया पहले कि उसके ऊपर अभी कंसेंसस नहीं है। इब्तदाई मसौदे के अंदर आर्टिकल 8 को भी इसके अंदर और कुछ और आर्टिकल्स के अंदर अमेंडमेंट्स डाली गई थी जिससे बाज़ केसेस के अंदर वो राह हमवार की जा रही थी कि वो मिलिट्री ट्रायल की तरफ ले जाया जा सके। लेकिन अब लॉ मिनिस्टर कह रहे हैं कि उसके ऊपर पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं था। मौलाना फजल रहमान ने जो मुजव्ज़ा आइनी पैकेज जो मसवदा उनके पास था उसके ऊपर जो रद्दमल दिया वो बहुत धांसू किस्म का है। मौलाना साहब इसके ऊपर अगर खड़े रहेंगे तो ये बहुत ताकतवर पोजीशन है उनकी। दिखाइएगा मौलाना ने क्या कहा। इस वक्त तो हमने उनका मसवदा मुकम्मल मुस्तरद कर दिया, बल्कि वो तो अब ये भी कहने के लिए कि हमारा तो कोई मसवदा है ही नहीं। तो फिर जो प्रोवाइड किया गया वो क्या था? जो कुछ भी हमारे हवाले हुआ और हमने जो उसका मुताला किया है, उसके मुताला करने से हमें किसी तरीके से भी, किसी लिहाज से भी वो काबिल कबूल नहीं बना। ये कौम और मुल्क की अमानत में इससे बड़ी खयानत और नहीं हो सकती थी अगर हम इस पर साथ करें। इंशाअल्लाह ताला मिलकर चलेंगे। लेजिस्लेशन के हद तक हम बिल्कुल मिलकर चलेंगे, चाहे वो कौमी असम्बली है चाहे वो सेनेट है। आज जो हमारे साथ शुरा हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से, जैन कुरैशी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और हाफिज़ हमदुल्ला साहब हैं JUI से। सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर तारिक साहब, मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि मसवदा मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है, मौजूदा शक्ल में काबिल कबूल ही नहीं है, मुकम्मल तौर पर मुस्तरद। तो आपके लिए तो बहुत बड़ा ये सियासी धचका है, सेटबैक। मलिक साहब, मैं ऐसे सियासी धचका इसलिए नहीं कहूँगा कि मसवदा मौलाना साहब ने जो कहा है कि मुकम्मल तौर पे मुस्तरद कर दिया है, तो मैं ये कहूँगा कि मसवदा मुकम्मल तौर पे अभी मार्ज़ वजूद में आया ही नहीं है। ये सारी जो बातें हो रही हैं, जो अभी लॉ मिनिस्टर ने जो बात की है, उसे चंद नकात बताए हैं, ये वो सारी बातें हैं जिनके ऊपर कंसेंसस डेवलप करना है। मैंने उस दिन भी एक प्रोग्राम में ये बात कही थी कि हमने कंसेंसस डेवलप करे बगैर इजलास कैसे तलब कर लिया था? आप तो रात 12 बजे से पहले इसको पास करवाने के चक्कर में। नहीं, रात 12 नहीं, ये भी बड़ी गलतफहमी है। चलें इस पर बात करके फिर मैं दोबारा अमेंडमेंट्स पे आता हूँ कि उस दिन मुख्तलिफ टॉक शोज़ पे जनाब ये बात कही गई और मुख्तलिफ तजिया नगारों ने ये बात की जनाब कि रात के अंधेरे में शब खून मारा जा रहा है 12 बजे रात को। वो खुदा का वास्ता है, इजलास दिन को 11:30 बजे तलब किया गया था। फिर 3-4 दफ़ा आगे क्यों किया? नहीं, वो 3-4 दफ़ा आगे इसलिए किया कि बाज़ औक़ात ऐसे होता है, आप मेरे से बेहतर तौर पे जानते हैं, कबीना का इजलास आगे किया, कबीना का इजलास तो इसलिए आगे किया ना
काबीना का इजलास और असम्बली का इजलास जुड़े हुए थे। असम्बली में प्रेजेंट होने से पहले हर सूरत में बिल को काबीना से पास होना था, तो लिहाजा जब असम्बली का इजलास आगे होता है तो काबीना का भी आगे हुआ। लेकिन बाज़ औक़ात एक शादी होती है ना, उसमें तमाम मामला तय होते हैं, लेकिन रुखसती से पहले कभी कभी फिर भी झगड़ा हो जाता है। तो ये रुखसती से पहले आपका झगड़ा हुआ? एकदम झगड़ा हो गया ना, तो ये हो जाता है। आपका भी झगड़ा रुखसती से पहले हुआ? अचानक मौलाना फजल रहमान ने सवाल उठा दिया जनाब रात की तारीखी कोई नहीं, सुबह 11:30 बजे इजलास था। दूसरी बात यह है कि जो अमेंडमेंट्स हैं ना, हमने कुछ अमेंडमेंट्स प्रपोज की कॉन्स्टिट्यूशन में, मौलाना साहब के पास पहले लेके गए, क्योंकि कुछ लोगों ने वो पढ़ी, कुछ लोग कह रहे हैं हमें नहीं पता, लेकिन वो पहले डिस्कस हुई। देखिए इतने हम बच्चे तो नहीं है ना कि हमने जनाब किसी को बताया ही नहीं, और इधर हमारे 211 MNAs वो सारी हाज़िरी पूरी, सेनेटर्स की हाज़िरी पूरी, और उसके बाद हम मुज़ाकरात करें। मतलब हैडी भी लूट नहीं है ना, गवर्नमेंट है, दिमाग में कुछ बैठे हुए हैं, ये आप कह रहे हैं के साथ था दिमाग इसके अंदर। मुझे तो लगा कि इसमें सवालिया निशान था, और सारी चीज़ों की रात 12 बजे तक जिस तरीके से मौलाना साहब के दर पर हाजिरी दे रहे थे आप, मुझे लगता है कि होमवर्क पूरा नहीं था। मौलाना साहब के घर पे तो हम जब से इलेक्शन हुआ है तब से जा रहे हैं, वो हमारे बड़े हैं, सर होमवर्क PDM के प्रेसिडेंट हैं। नहीं, आखिरी लम्हात के ऊपर इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं कि जिसके ऊपर दोबारा ये बात आप ये कहें कि सामने आई है कि रीथिंक होना चाहिए। मौलाना साहब ने फरमाया कि मुझे मजीद टाइम चाहिए। मौलाना साहब को इंगेज करने की जिम्मेदारी किसकी थी? आग लगी हुई तो नहीं थी। आखिरी रात 12 बजे से पहले मौलाना फजल रहमान को इंगेज करने की जिम्मेदारी आपकी जमात में से किसकी थी? नहीं, हमारी जमात में आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं, अटॉर्नी जनरल थे, वज़ीर दाखिला थे, वज़ीर आज़म खुद भी तशरीफ़ लेके गए हैं। वज़ीर आज़म तो तशरीफ़ लेके गए जब जरदारी साहब की मुलाकात के बाद। इसका मतलब है कि दो बड़ी जो शख्सियात आपकी तरफ से थी, एक आज़म नज़ीर तारड़ थे और दूसरे मोहसिन नकवी थे, जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई। तो मौलाना भी थे, अटॉर्नी जनरल भी थे, तो ये मौलाना को कायल नहीं कर सके? नहीं, कायल करने की बात यह है कि मैं दोबारा थोड़ा सा दूसरे तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमने आइन के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स तजवीज़ की। मौलाना साहब ने उन अमेंडमेंट्स के अंदर मज़ीद अमेंडमेंट्स करने का कहा, जिसके लिए हम तैयार हो गए, और फिर मज़ीद अमेंडमेंट्स करने के लिए ये बीच में एक टाइम आ गया, दे दिया गया, ले लिया गया। और अच्छा, अब ये बताएं, अभी तो रौले में पड़ गई हैं आपकी तरमीम, प्राइम मिनिस्टर साहब ने अमेरिका चले जाना है, मौलाना साहब राज़ी नहीं है, तो अब नेक्स्ट टाइमलाइन आपके जहन में क्या? रात 12 बजे तो गुजर गई ना, अब नेक्स्ट टाइमलाइन? देखिए, ये जैसे आप रौला कह रहे हैं ना, ये है मुज़ाकरात, ये जारी हैं अभी। उन मुज़ाकरात को आप रौला कह रहे हैं, लेकिन चलें, वो आमतौर पर ये रात 12 बजे से पहले ये प्रोसेस गुजरना चाहिए था। लेकिन अब नेक्स्ट टाइमलाइन इंशाल्लाह ताला अक्टूबर के पहले हफ्ते में, अक्टूबर के पहले दोबारा इंशाल्लाह ताला ये तरमीम जो है दोबारा प्रेजेंट की जाएंगी, इसी तुम तराक के साथ रात 12 बजे? नहीं, इस दफ़ा भी दिन 11:30 बजे प्रेजेंट होनी थी, और आइंदा भी फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर इंशाल्लाह दोबारा दिन 11:30 बजे प्रेजेंट होगी। ये चलाइए जी, खबर चलाइए इनकी। ज़ैन कुरैशी साहब, आपकी जमात जो है वो मौलाना साहब के दर के ऊपर इतने चक्कर शायद उसने सारी ज़िंदगी में नहीं लगाए होंगे जितने आजकल लगा रही है। मौलाना साहब कहाँ स्टैंड करते हैं? क्या इन तरमीम को वो यकसर मुस्तरद करने वाला जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर ऐसे ही कायम रहेंगे, या फ्लेक्सिबिलिटी आपको उनकी पोजीशन में नज़र आती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब, मेहरबानी, आपने शो में दावत दी। सर, डॉक्टर साहब मेरे लिए नहायत ही काबिल एहतराम है, बड़े भाई हैं मेरे, लेकिन बसद एहतराम इनकी बात से इत्तेफाक सिर्फ इस नुक्ते पर नहीं करता। जो ये कह रहे हैं इनकी सारी बातें मान लेते हैं, लेकिन अगर इन्होंने ये मुसव्वदा, अगर इनकी नीयत होती ना मुज़ाकरात करने की, अगर इनकी नीयत होती लोगों को कायल करने की, अगर इनकी नीयत होती इसको अफ़ाम तफ़हीम से आगे चलाने की, तो इस मुसव्वदे को इतना टॉप सीक्रेट ना रखा जाता। मुसव्वदे की कॉपी आप यकीन जाने, जिस दिन ये हाउस में बैठी थी ना इनकी पूरी पार्टी, और इंतज़ार करी थी रात के 12 बजे तक कि जी हमें क्या पता चलेगा, इनके अपने मेमरान को नहीं पता था मुसव्वदे के अंदर क्या लिखा हुआ है। बल्कि आपके लॉ मिनिस्टर साहब ने कहा, ही इज कोटेड टू हैविंग बीन सेड कि जी मुझे तो मुसव्वदे की कॉपी खुद थोड़े अर्सा पहले मिली है। तो मौलाना साहब फजल रहमान साहब ने यह एतराज़ किया कि जी मुसव्वदे की ट्रू कॉपी मुझे नहीं मिली, या जो कॉपी मुझे मिल रही है वो फ़र्क है, जो बिलावल भुट्टो साहब कॉपी लेके आ रहे हैं वो फ़र्क है। तो इसके अंदर बहुत सारा अभाम है। हकीकत ये है कि मुसव्वदा जो है इनके साथ लास्ट मिनट पे शेयर किया गया, या इन्होंने लोग अपने दोस्तों के साथ नहीं शेयर किया, और उसकी वजह से इसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान उठता है, और उसकी वजह से इनकी नंबर गेम पूरी नहीं हुई। अगर इनकी नंबर गेम पूरी होती, अगर मौलाना साहब इनको वोट दे जाते, इन्होंने रात की तारीखी में ही अपना आईनी बिल पास करा लेना था। ये बात करें कि जी नहीं जी हम कुछ रात की तारीखी में नहीं करना चाह रहे, डॉक्टर साहब मुझे बताएं, जो 6 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर्स पंजाब हाउस में
बिठाए हुए थे, यरगमाल बनाए हुए थे, उनको किस मुज़ाकरात के तहत वहाँ पर रखा हुआ था या किस मनसूबाबंदी के तहत वहाँ पर रखा हुआ था। तो ऐसा ना करें। हकीकत ये है कि ये अपना आईनी 26 अमेंडमेंट बिल पास नहीं कर पाए। अभी भी इनको जैसे ये कह रहे हैं, और इनकी बात को फेस वैल्यू पे मैं लेना चाहता हूं, अगर ये चाहते हैं कि इसके ऊपर कंसेंसस बिल्ड हो तो अपना मुसवदा शेयर करें, अपनी डिटेल सबके साथ शेयर करें, इसके ऊपर पार्लियामेंट्री कंसेंसस बनाएं, तमाम जमातों के पास जाएं। जब तक आप ऐसे नहीं करेंगे, आपने कहा जो 6 आपके मेंबर्स, आपने कहा 6 आपके मेंबर्स पंजाब हाउस में उनको बिठाया हुआ था ज़बरदस्ती, वो 6 मेंबर्स कौन से थे और अब उनकी क्या पोजीशन है? नहीं, अब तो उन्होंने सबको छोड़ दिया है और अपने अपने घरों को वो चले गए हैं, क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब ने खुद फरमा दिया कि अगला अटेम्प्ट जो है अक्टूबर के पहले हफ्ते में किया जाएगा। लेकिन वो 6 कौन से लोग थे जिनको ज़बरदस्ती बिठाया गया था? हुकूमत वक्त को सर आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं, सबके नाम आपके सामने हैं, आपको पता है वो कौन कौन है। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अगर अभी भी ये आप बता दें सर, अगर सबको पता है तो आप बता दें, पास करवाना चाहते हैं, उसको शेयर करें लोगों के साथ, उसको पब्लिक करें। अभी भी उसके फर्क वर्जन जो हैं आवाम में बाहर आ गए हैं और उसके ऊपर क्या सराइयां हो रही हैं। आपने देखा कि आपकी बार काउंसिल्स ने जो है उसके ऊपर बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल दिया है। 19 तारीख को हामिद खान साहब की क़यादत में इन्होंने ऑल पाकिस्तान बार्स ने इसके ऊपर एक कॉन्फ्रेंस बुला ली है। तो मेहरबानी करके देखें, नदीम मलिक साहब आखिरी बात करूंगा इसके ऊपर, 73 का जो आइन, और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए और बिलावल भुट्टो के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। 73 का आइन जो है ना, उसकी यूनिक सेलिंग पॉइंट यह है कि वो एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट है, सब ने उसके ऊपर एग्री किया है। अब आपकी 26वीं तरमीम जो है रेल रोड की जाएगी, बजोरे बाजू लाई जाएगी और लोगों को आर्म ट्विस्ट करके उसके ऊपर वोटिंग कराई जाएगी। ये ज्यादा देर नहीं जाएगी और ये सुप्रीम कोर्ट में भी स्ट्राइक डाउन होगी। तो मेहरबानी करके ऐसा वो कदम ना उठाएं जिससे कल को भी पशेमानी हो और एक पार्लियामेंट के ऊपर भी ये जो है काली जर्ब लग जाए। मेहरबानी करके अकल के नाखून ले हुकूमत और कोई अच्छा फैसला करे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन करेगी या नहीं करेगी ये तो अभी कबलस वक्त है, लेकिन एक चीज़ डॉक्टर तारिक फजल साहब आपके जहन में रहनी चाहिए, माजी के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऐसी चीज़ों को टेकअप करता रहा और वो सब्जेक्ट टू जुडिशल रिव्यू रखता रहा, जो अदलिया की आज़ादी के मुनाफी हों या जो आइन का जो मेन स्ट्रक्चर वो कहते थे बेसिक स्ट्रक्चर उससे मुतसादिम चीज़ें हों, तो सब्जेक्ट टू जुडिशल रिव्यू, इसके ऊपर माजी की जजमेंट्स मौजूद हैं और उन जजमेंट्स की रोशनी में वो दोबारा इसको टेकअप भी कर लेंगे। नतीजा क्या होगा मुझे मालूम नहीं है, मैं फोरकास्ट नहीं कर सकता, लेकिन ये टेकअप हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। मलिक साहब देखें, आपने उसके अंदर एक डाली हुई है शक के ये कोई अदालत इसको टेकअप नहीं करेगी, लेकिन ये ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट इस रवायत को इस्टेब्लिश कर चुकी है। देखें हम क्या कह रहे हैं, जुडिशरी के हवाले से हम ये कह रहे हैं, दो बातें कर रहे हैं। एक तो ये कि आइनी अदालत का क्या, वो इसलिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड जितने मैटर्स हैं जो आज अगर सुप्रीम कोर्ट की, मैं 2-3 प्रोग्रामों में कहा, किसी ने किया नहीं, आप बराए मेहरबानी आप कर दें। आज मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अगले प्रोग्राम में आप वो रिसर्च करके अपने टीम को कहीं ले आएँ। पिछले पूरे 1 साल में सुप्रीम कोर्ट के केसेस निकलवाएं, उसमें ये कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड केसेस कितने हुए हैं, चूँकि इन पर टिकर्स बनते हैं, हेडलाइंस बनती हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ बनती हैं, ये कितने सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप किए हैं। और ऑर्डनरी केसेस जिसमें 302 है, मर्डर केसेस हैं, डकैतियाँ हैं, वो अपीलें पेंडिंग है 8-8 साल से। अभी तारड़ साहब ने बताया कि मेरा एक केस ऐसा है, अभी उन्होंने हाल ही में बताया कि वो बंदा सजाए उम्र कैद की सज़ा जो 8-9 साल की होती है वो काट के आ गया है, अपील पेंडिंग है पिछले 8 साल से, सुप्रीम कोर्ट में फैसला नहीं हुआ। अब अगर अपील के नतीजे में बरी हो जाता है तो जो 8-9 साल उसने सज़ा काटी वो किधर जाएगी। ये सिर्फ मैं आपको एक नुक्ता बता रहा हूँ, एक ये रीज़न है कि ये बैकलॉग निकले। दूसरी रीज़न ये है कि जो जुडिशल कमीशन है उसकी अब तश्कील देखें और ख़ास तौर पर जजेस की अपॉइंटमेंट। अब जजेस अगर ऑनरेबल जजेस हैं, अगर वो ये चाहते हैं कि उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो कुल्ली तौर पे सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार रहे और कोई उसमें और मुदाखलत ना करे, तो वो बेशक उड़ा दें, हम तो उसमें कुछ नहीं कर सकते, ज़रा उनका इख्तियार है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में एक चीज़, क्योंकि वो एंड भी समझ आएगी नाजरीन को, लेकिन एक चीज़ मैं आपको अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब ये कमेटी जो जजेस अपॉइंटमेंट की कमेटी है उसमें जो पार्लिमान के नुमाइंदे मौजूद हैं या नॉमिनेट किए गए हैं वो बाख्तियार थे, उनकी से थी, लेकिन एक रेड दाखिल हुई सुप्रीम कोर्ट में और उसके बाद उनके इख्तियार ज़ीरो हो गए। इस वक्त जो पार्लियामेंट के नुमाइंदे जजेस सिलेक्शन कमेटी में बैठते हैं वो डमीज़ हैं, वो रबर स्टैंप हैं। हम चाहते हैं कि उसमें पार्लियामान का इख्तियार हो, जायज़ इख्तियार हो, नाजायज़ इख्तियार ना हो। तारिक साहब, इसमें
जो जुडिशल कमीशन या कमेटी वाला पार्लियामेंट्री कमेटी को मजबूत बनाने वाला कॉन्सेप्ट है ना, एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल शायद उसके ऊपर पीटीआई भी उसकी मुखालफत नहीं करेगी। उसके अंदर मेरे साथ अली जफर साहब ने भरपूर तायद की उसकी। देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है, मैं तो कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता था कि उन्होंने तायद की, मैं तो एज्यूम कर रहा हूँ कि वो भी मुखालफत नहीं करेंगे। लेकिन इसके अंदर जो प्रॉब्लम कहाँ राइज होती है, जिसकी वजह से पीटीआई और बाकी मौलाना फजल रहमान भी इशू कर रहे हैं। आपका जो वफाकी आईनी अदालत का तस्वुर है उसमें आपने जज की उम्र कर दी 68 ईयर्स। दूसरा आपने उसके अंदर कर दिया प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर प्रेसिडेंट पहले चीफ जस्टिस को अपॉइंट करेंगे। तो आप हैंड पिक्ड ऐसी एक आईनी अदालत बनाना चाहते हैं जो अगले 10-20 साल तक पाकिस्तान के पूरे जुडिशल स्ट्रक्चर के अंदर अपनी मनपसंद के जज ले आएगी। दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्टेबल टू पीटीआई, पीपल्स पार्टी, JUI, वो सारे इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। देखिए मलिक साहब, शख्सियात बदलती रहती हैं। प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ साहब थे, फिर इमरान खान साहब आए, अभी शहबाज शरीफ साहब, आइंदा कौन होगा खुदा बेहतर जानता है। इदारे जो है ना वो मैटर करते हैं, अफराद मैटर नहीं करते। मुझे अब ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव, आर्मी चीफ का जो तकर्रर है वो प्राइम मिनिस्टर नहीं करते। अब आप कहेंगे वो हैंड पिक्ड है, आप ये कहेंगे वो उसकी अपनी मर्ज़ी से प्राइम मिनिस्टर कर रहा है। तो ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है कि ये कोई ओहदा ऐसा है कि जिसके हवाले से प्राइम मिनिस्टर पर बहुत बड़ी कदगन है या कोई बहुत बड़ी बंदिश है कि वो ये इख्तियार इस्तेमाल कर नहीं सकते। यहाँ पर प्रपोज़ल है, हम गए हैं, बाकी जमातों के पास गए हैं, अगर सेंस प्रिवेल करती है और उसके ऊपर कोई कंसेंसस बन जाता है तो गुड। बताइए जैन साहब, आपको ये काबिल कबूल है कि प्राइम मिनिस्टर आईनी अदालत के सरबराह को लगा दें और सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार ख़त्म करके वो आईनी अदालत को दे दिया जाए? मलिक साहब देखिए, आपने एक बड़ी अच्छी निशानदेही की है। किसी भी चीज़ को इन आइसोलेशन नहीं देखा जा सकता। इस मुल्क का एक माजी है, जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है हर किसी को नज़र आ रहा है। आज लग ऐसे रहा है कि किसी एक शख्स को फेवर देने के लिए एक पूरा क्राइटेरिया बनाया जा रहा है उसको वापस लाने के लिए। अब डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि जी वज़ीर आज़म भी चेंज होते रहते हैं, आर्मी चीफ की भी तकरीरी वो करते हैं। देखिए, आर्मी चीफ की तकरीरी का प्रोसेस हमारे मुल्क में मौजूद है, ठीक है, हम नहीं कह रहे उसको छेड़े, लेकिन इस मुल्क में चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी नॉमिनेट करने का एक प्रोसेस मौजूद है। आज उसको चेंज करने की क्यों इनको जरूरत पेश आ रही है? एक मुसलसल एक तसलसल चल रहा है, उसको चलने दे। दूसरी बात, जो आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाकर आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को रिडंडेंट कर देना है, आपने उसको डिफैंग कर देना है, उसकी सारी ताकत खत्म कर देनी है। ये बात करते हैं, अगर इनका केस है ना जी कि जी केस की पेंडेंसी कम करने के लिए, डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस के लिए हम ये काम कर रहे हैं, तो बेशक आप जो है जजों की छुट्टियां कम कर दें, आप जजों की बेंच पे तादाद बढ़ा दें, पर आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है जिस मुल्क के अंदर सुप्रीम कोर्ट मौजूद है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स उन जगहों पे, उन मुल्कों में बने जहां पे कॉमन लॉ है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट्स नहीं थे। हमारा सुप्रीम कोर्ट फंक्शन करता है। आपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर बेंच में इजाफा करना है, 100 दफा कर दें। आपने सुप्रीम कोर्ट के जजों की छुट्टियां कम करनी है, वो कम कर दें। डिस्पेंसेशन आपने, अगर आपने टाइम फ्रेम सेट करना है कि जी इतने पीरियड के अंदर अंदर ये अपना फैसला सुना दें, वो कर दें। लेकिन ये कह देना कि जी डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस के लिए हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अलहदा कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट अलहदा कर रहे हैं, ये तो आप कौम और मुल्क के साथ मजाक कर रहे हैं। एक इशू है, पेंडेंसी बहुत बढ़ गई है, तो पेंडेंसी को रिजॉल्व करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। छुट्टियां ख़त्म करना शायद एक अकेला काफ़ी ना, छुट्टियां कम होनी चाहिए, 3 महीने की छुट्टियां वो दुरुस्त नहीं है, लेकिन इसका कोई और भी हल करना पड़ेगा। जैन कुरैशी, आप एक हल ना करें, आप 100 हल करें। आप छुट्टियां भी उनकी कम करें, आप उनकी तादाद भी बढ़ाएं, आप उनको थ्रू लेजिस्लेशन पाबंद भी करें कि जी इतने अरसे के अंदर अंदर आपका केस का फैसला आना चाहिए, अगर नहीं आएगा तो उसके ऊपर आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। ये बिल्कुल पेंडेंसी कम करें। आप सुप्रीम कोर्ट की एफिकेसी बढ़ाएं, उनकी एफिशिएंसी बढ़ाएं, लेकिन ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है कि पेंडेंसी कम करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को अलहदा कर दो, सुप्रीम कोर्ट को अलहदा कर दो। ये आर्ग्यूमेंट किसी को भी काबिल कबूल नहीं, किसी कानूनी माहिर को यह आर्ग्यूमेंट काबिल कबूल नहीं होगी। एक ब्रेक ले लेंगे हमारे साथ। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। अभी बहुत सारी ख़बरें जो हैं आपको लेबनान के हवाले से आज सारा दिन देखने में मिली होंगी कि वहाँ पेजर एक छोटी सी डिवाइस पाकिस्तान में भी पहले इस्तेमाल होती थी, ये मोबाइल फ़ोन आम होने से पहले, तो उस पेजर्स के ज़रिए मैसेजेस एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। तो लेबनान के अंदर आज कोई एक ही वक्त में 2500 के करीब वो पेजर फटे,
जिसके मतलब अभी तक की इतलात ये हैं कि उसको हिजबुल्लाह को टारगेट करने के लिए जब उन्होंने फ़ैसला किया कि हम ये स्मार्टफोन जिसके ऊपर स्पाइस एजेंसीज़ या जो इसराइली इंटेलिजेंस है वो उसको आसानी से ट्रैक कर सकती थी उनकी मूवमेंट, तो वो पेजर्स इस्तेमाल करने शुरू कर दिए जिनको ट्रैक करना मुश्किल था। तो उन्होंने पेजर जब ख़रीदने शुरू किए तो पेजर के अंदर उन्होंने कुछ ऐसा धमाका खेज़ मवाद उसकी बैटरी के साथ मुंसलिक करके वो बेचे इन लोगों को, जब उसको रिमोटली वो हीटअप करते हैं बैटरी को तो वो ब्लास्ट कर जाता है, जिससे आज 10 के करीब अफराद जो हैं उन धमाकों की नज़र हुए हैं, जिसमें एक 8 साल की बच्ची भी शामिल है। ये दिन में हुआ। अभी से थोड़ी देर पहले वॉकी टॉकीज़ जो आम इस्तेमाल की होती हैं, वहाँ जनाजा हो रहा था उन लोगों की जिनकी सुबह शहादत हुई, तो उनके जनाजे के अंदर वो वॉकी टॉकीज़ दोबारा ब्लास्ट की गई। इन आम तौर पर ख्याल यही है कि इन धमाकों के पीछे भी इसराइली इंटेलिजेंस का दखल है। तो इसके साथ ही एक जुड़ी खबर आज पाकिस्तान के इलाके स्वात की है। ये मॉडर्न वॉरफेयर है और टेररिज्म की जब इस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हों तो उसके ऊपर नज़र रख के अपने आप को तैयार रखना चाहिए, वेल इक्विप्ड रखना चाहिए। पाकिस्तानी खबर स्वात के इलाके की ये थी कि ये जो दहशतगर्द हैं ये पबजी गेम को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बड़ी अहम खबर थी मेरे लिए, क्योंकि वो इलाका है जहाँ पाकिस्तानी सिविलियन भी शहीद हो रहे हैं, पाकिस्तानी पुलिस के जवान भी शहीद हो रहे हैं और पाकिस्तानी फ़ौज के बेटे सरहदों पे भी कुर्बानी दे रहे हैं और उन इलाकों पे भी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। तो हमने वहाँ पुलिस के DPO एंड डॉक्टर ज़ाहिदुल्लाह उनको दावत दी है कि वो हमें ज्वाइन करें और इस पर अपडेट करें। डॉक्टर ज़ाहिदुल्लाह साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। सर ये पबजी, ये बच्चे सुनते थे कि गेम खेलते खेलते उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, मैं बहुत वाकिफ़ नहीं हूँ ये गेम कैसे खेली जाती है, लेकिन दहशतगर्द इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं? जी बिल्कुल, ये हमारे लिए भी एक नई बात थी। जब हमने इस टेररिस्ट गैंग को जो हमने अनअर्थ किया, उनको हमने पकड़ा, तो फिर उनसे हमने यही क्वेश्चन किया कि कम्युनिकेशन के लिए उनका क्या मोडस ऑपरेंडी है, वो किन चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो कुछ जो ऐप्स हैं जिस तरह टेलीग्राम है, व्हाट्सएप, वो तो यूज़ करते ही हैं ये लोग, लेकिन उसके साथ साथ फिर उन्होंने ये इंकशाफ किया कि वो पबजी एक गेम है, उसको भी ये यूज़ करते थे। तो फर्दर जब उसमें हम इन्वेस्टिगेशन में हम आगे गए तो ये गेम जो है इसमें भी जब आप ऑनलाइन हो जाते हैं तो उसका ग्रीन हो जाता है, बाकी दोस्तों को भी नजर आता है कि फला दोस्त हमारा जो है अभी ऑनलाइन है। फिर उसमें एक फर्दर एक ग्रुप बन जाता है, उस ग्रुप के अंदर आप फिर एक दूसरे के साथ चैट कर सकते हैं। वो चैट जो है वो इनक्रिप्टेड होता है, वो बाकी साथियों को वो नजर नहीं आता या उसको वो नहीं सुन सकते। उसमें आप लिख भी सकते हैं और उसमें आप बात भी कर सकते हैं, और उसमें एक टारगेट आपको दिया जाता है जिसको आप फिर अचीव करते हैं। मतलब जिस तरह आप एक एनिमी के खिलाफ लड़ते हैं, और उसमें फिर मुख्तलिफ उनके लेवल्स हैं। कुछ का लेवल जो है वो हाई होता है, मतलब जो ही आप उसमें आगे बढ़ते रहते हैं तो आप मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर आप फिर जाते रहते हैं। तो ये था हमारे लिए एक नया कि उसमें कम्युनिकेशन के लिए, एक दूसरे के साथ बात करने के लिए और मोटिवेट करने के लिए। इन दिस केस उनका जो टारगेट था दैट वाज पुलिस के। फॉर एग्जांपल जब वो गेम लड़ रहे हैं तो उनके जहन में ये था कि ये पुलिस के खिलाफ जो एक मिशन है उनका, उसको वो कंप्लीट करने चाहिए। अच्छा, ये उनकी एक दूसरे को निशानदेही करने का तरीका भी था, एक से चैट भी करते थे, और अगर पुलिस रिलेटेड कोई मिशन है तो इसका मतलब है कि पुलिस को टारगेट करना जो था वो उसके अंदर निशानदेही की जाती थी। बिल्कुल जी, वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने का, और एक टाइम में जिस तरह एक ग्रुप कॉल होती है तो इसमें ही एक ग्रुप बनाकर फिर एक दूसरे से बात करने के लिए। क्या कुछ ऐसा भी था कि ये जो TTP के लोग बॉर्डर के उस पार बैठे हैं अफगानिस्तान के अंदर, उनका भी इस नेटवर्क के साथ कोई आपस में रब्ता हो इसी ये जो पबजी या इस टाइप की एप्लीकेशंस के जरिए? उसमें जो हमें अभी तक जो हमारी इन्वेस्टिगेशन में आया है वो तो यहाँ के जो लोकल ही थे, मतलब इसी एरिया के स्वाद से ही ताल्लुक था, लेकिन जो उनके अक्रॉस बॉर्डर बैठे हुए हैं उनके साथ टेलीग्राम पे उनके साथ इनका रब्ता था, और वो भी मतलब इसी एरिया के रहने वाले हैं। लेकिन जो ये गेम के सिलसिले में जो सारे इकट्ठे होते थे या उनकी जो बातचीत होती थी वो लोकल जो इनका नेटवर्क था। डॉक्टर साहब एक चीज़ और बता दें, स्वात को बड़ी मेहनत के साथ इसका अमन दोबारा हासिल किया गया था। जब ये TTP ने दोबारा इसके अमन को ख़तरात लाहक किए हैं, आप लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ, आपकी भी, फ़ौज की भी, क्या अब आप इस पोजीशन में हैं कि आप कॉन्फिडेंटली कह सकें कि यहाँ हमने ये दहशतगर्दों का दोबारा से सफाया कर दिया, या ये चैलेंज अभी मौजूद है? उसमें तो इस तरह है जी कि एक जो सारा पर्सपेक्टिव है उसको आपको देखना पड़ेगा। स्वात की बहुत सारी फैमिलीज इन थाउजेंड्स वो अभी भी क्रॉस बॉर्डर हैं, वो यहाँ से माइग्रेट करके गए थे जब ये चल रहा था 2008-9 में। अंदाजन कितने लोग हैं जो बॉर्डर क्रॉस करके गए? उसमें तो फैमिलीज हैं, 2000 प्लस फैमिलीज हैं। 2000 प्लस फैमिलीज जी, 2000 प्लस फैमिलीज ये गई थी, और उसके जो हैं फिर उनके अभी बच्चे हो गए, उसमें
16-17 साल हो गए हैं, वो फैमिलीज बढ़ गई हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो पाक फौज के साथ, इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ रेगुलरली हमारा चलता रहता है इस सिलसिले में। और हमारी कोशिश यही है कि स्वात जो है, जिसके अमन के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी गई, जिसमें पाक फौज की कुर्बानियाँ हैं, पाकिस्तान पुलिस की कुर्बानियाँ हैं, बाकी इंटेलिजेंस एजेंसीज की कुर्बानियाँ हैं, कि इसको जो यहाँ का अमन है उसको हम ख़राब ना कर लेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ाहिदुल्लाह, DPO स्वात हमारे साथ थे। और इस मामले के अंदर नेशनल कंसेंसस रहना चाहिए, कोई सियासत नहीं है। कोई दुश्मन आपके इलाके के आके पुलिस को, फ़ौज को, सिविलियंस को, किसी इदारे को निशाना बनाता है तो पूरी कौम को बेक ज़ुबान उसके ख़िलाफ़ खड़ा होना चाहिए। हाफिज़ हमदुल्ला साहब JUI से, वो भी हमारे साथ हैं। हाफिज़ साहब, आपको वेलकम भी करूँगा प्रोग्राम में। मौलाना साहब ने आज बड़ी पावरफुल स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा ये जो आइनी तरमीम का मसवदा है, हम ये मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। तो इसका मतलब है कि अब आपको इनको कंसिडर नहीं करेंगे जो हुकूमती मसवदा है, कोई नई तजावीज़ आप देंगे या क्या होगा, वे फॉरवर्ड क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नजीम मलिक साहब। देखिए, मौलाना साहब की आज के इस स्टेटमेंट से हो गई कि हुकूमत माजी करीब में जब ये आइनी तरमीमी मसवदा वो ला रहे थे या लाया, ये आज तक भी वो यही कहती रही, हुकूमत और हुकूमती वज़रा ये कहते रहे कि मौलाना साहब ने हमारे मसवदे के काफ़ी चीज़ों से इत्तेफाक किया है, चंद चीज़ें उसका इस्लाह हम करेंगे। आज मौलाना साहब ने खुल कर बात की कि इस मसवदे में यकसर कोई ऐसी चीज़ थी ही नहीं जिसकी हम सपोर्ट करें, यकसर हमने मुस्तरद किया है। इसका मतलब ये हुआ कि A to Z मसवदा ये न पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के लिए था, न आइन की इस्लाह के लिए था, न जुडिशरी की इस्लाह के लिए था, बल्कि मसवदे के नाम पर पता नहीं ये क्या ड्रामा रचाया जा रहा था। तो मौलाना साहब की इस बयान से ये बिल्कुल वाज़ेह हुआ कि इस किस्म की मसवदे को जमीयत उलमा इस्लाम किसी भी सूरत में कतन सपोर्ट नहीं करेगी। अगर यही मसवदा कल फिर मौलाना के सामने पेश किया जाता है, फिर भी मौलाना या जमीयत उलमा इस्लाम ये सपोर्ट नहीं करेगी। पहले तो हुकूमत ये कहती है। हाफिज़ साहब, आपने बड़े सख्त अल्फाज का चुनाव किया। आप कह रहे हैं कि जो मसवदे के नाम के ऊपर ड्रामा किया जा रहा था, हमने इसको यकसर मुस्तरद कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि आज़म नज़ीर तारड़ और मोहसिन नकवी और अटॉर्नी जनरल, 3 बंदे, ये अभी हमें डॉक्टर तारिक साहब ने भी कंफर्म किया कि तीनों बंदे मौलाना साहब को इंगेज किए हुए थे इस मसले के ऊपर। तो वो क्या इंगेजमेंट थी 3 बंदों ने, पहले क्या बातें आपको बताई थी? देखिए, मेरी बात सुनिए, वो तो यही बताते हैं कि मसवदा में ये चीज़ें हैं, जुडिशरी की इस्लाह के लिए है, जुडिशरी को मजबूत करने के लिए, जुडिशरी पर बहुत बोझ है, 61,000 केसेस है, उसकी सहूलत के लिए फ़लान ये सारी चीज़ें, ज़ाहिर तौर पर ये बातें बहुत खूबसूरत है। लेकिन जब हम 2 दिन मुसलसल यही कहते रहे कि भाई मसवदा सामने लेके आए, मसवदा वज़ीर कानून ख़ुद एक वक्त तक ये कहता रहा कि अभी तक मसवदा मेरे पास नहीं आया। जब कल सहाफ़ियों ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी मेरे हाथ में आया है मसवदा। अता तारड़ साहब कहते हैं कि मसवदा मौजूद है, वज़ीर क़ानून के पास दफ्तर में है। तो क्या मसवदा दफ्तर के लिए है या पार्लियामेंट और पार्लियामेंटेरियन के लिए है? आपको याद होगा संडे को जब पार्लिमानी कमेटी, खुसूसी कमेटी, स्पेशल कमेटी जब तशरीफ़ फरमा थी, तमाम सियासी कायदीन बैठे थे, वहाँ तो मसवदा नहीं था, हवाई बातें थी। तो मसवदा उस वक्त कहाँ था? आपने सीनेट और कौमी असम्बली का इजलास क्यों मुलतवी किया? सुबह आपने एजेंडे पर मसवदे को क्यों नहीं लाया? फ्लोर पर MQM ने क्यों ये इतराज़ उठाया कि मैं इत्तेहादी होने के बावजूद मुझे मसवदा मालूम नहीं है? पीपल्स पार्टी के अराकीन असम्बली ने भी इसी किस्म की शुकूक और शुबहात का इजहार किया। तो जब मसवदा ना हो सामने, मैं आपके मसवदे को कैसे सपोर्ट करूँ? ये बात करना कि पहले तो ये कहता रहा, आपको याद है आपके शो में मैंने कहा कि अभी तक हुकूमत डिनाई कर रही है कि कोई इस किस्म की मसवदा नहीं है, न उसमें एक्सटेंशन की बात है, न फलान है, न वो। आखिरकार वही चीज़ निकली जो वो इनकार कर रहे थे। अभी कह रहे हैं कि कोई मसवदा ही नहीं है। आज मौलाना की बात आपने सुनी कि जो मसवदा मेरे हाथ में उन्होंने प्रोवाइड किया, हाथ में थमा दिया, अभी कह रहे हैं कि कोई मसवदा है नहीं। तो जो हाथ में थमा दिया वो क्या था? वो मसवदा नहीं था, फिर वो क्या था? तारिक साहब, किस बात पर आप यकीन करेंगे? देखिए, गुजारिश ये है जी कि बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो अपनी जमात की तर्जुमानी करते हुए हाफिज़ हमदुल्ला साहब बता रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे चंद नकात मैंने अपनी जमात की तर्जुमानी करते हुए आपके सामने रखे हैं। लेकिन मैं ये जो नेगोशिएशंस हो रही हैं, जो हमारी लीगल टीम कर रही है मौलाना साहब से या दीगर जमातों से, मैं उसका हिस्सा नहीं हूँ, क्योंकि मैं कोई वकील नहीं हूँ।
इसलिए हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन नहीं होती, सेकंड हैंड इन्फॉर्मेशन होती है। हाँ, जिस जगह मैं पॉलिटिकल डायलॉग खुद करूँगा, जिस काम में मैं खुद इन्वॉल्व हूँगा, उसका मुझे बिल्कुल डायरेक्ट पता होगा कि ये काम किस तरह हो रहा है और कहाँ तक हो रहा है। पहली बात तो ये कि मुमकिन नहीं है कि जब आप किसी की हिमायत और सपोर्ट लेने जाएँ और उसे आप बताएं ना कि किस चीज़ पे सपोर्ट चाहिए। अब ज़्यादा मुसवदे का ताल्लुक है ना, आप साहब ने जो है उन्होंने ये बात ठीक की कि जिस दिन हमने 11:30 बजे असम्बली का इजलास सुबह बुलाया और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है ये थी कि इसने आना है, उस वक्त मुसवदा आना चाहिए था। ये बात यानी आर्गूमेंट की हद तक तो ठीक है, लेकिन असल जो हकीकत है वो ये है कि उस वक्त तक उसके अंदर जो मुसवदा था वो अपनी हतमी शक्ल में नहीं आ सका, उसके ऊपर एतराज़ात आ गए। कल कामरान मुर्तज़ा साहब JUI से हमारे साथ थे, तो कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा कि जब रात को मुलाकातें हो रही थी तो रात 2 बजे हमें मुसवदे की कापी दी गई और उसके अंदर आर्टिकल 8, आर्टिकल 199, 184 ये प्रोविजंस देख के तो हमने तो हाथ खड़े कर दिए कि हम इसकी सपोर्ट नहीं कर सकते। देखें, जिन आर्टिकल्स उन्होंने बात की, दोबारा मैं ये कहूँगा कि ये तो एक टेक्निकल बात है ना, एक वकील ही इसको समझ सकता है, लेकिन हम तो चले इसमें से गुजरे हैं, लेकिन अभी उसकी तफसीलात में मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन ये बात तो उन्होंने आपके सामने तस्लीम की ना कि रात को 2 बजे हमें मुसवदा दिया गया। अब इस बहस में कि मुसवदा कितने बजे दिया गया, आपने तो 12 बजे तक पास करवाना था, वो रात 2 बजे की बात कर रहे हैं। नहीं, उस दिन रात को 2 नहीं, उसी दिन रात को 2। मौलाना साहब के पास जब पहले जाते रहे हैं, आप मुझे बताएं कि किस चीज़ की सपोर्ट मांगने जाते रहे हैं, क्या करें? ये तो आप लोगों के लिए एक पहेली है जो लोगों को समझ नहीं आ रही कि आपने इजलास बुलाया हुआ है और मौलाना साहब से अभी तक आप कह रहे हैं कि कायल किया हुआ है। इतनी संजीदा टीमें सीनियर लेवल पे मौलाना साहब के पास ज़हन आम तौर पर ये जो इस तरह हो नहीं सकता। मेरे ज़हन में उनके चंद एतराज़ात अभी भी मौजूद हैं जो हाफिज़ साहब ने जिन पर बात की है। लेट्स सी आगे जाके उनको किस हद तक कंसेंसस और मेरे ज़हन में 18वीं तरमीम आती है। जब आपको इतना बड़ा कोई आईनी पैकेज लाना हो तो आपको तमाम पार्टीज़ को इंगेज करना चाहिए। 18वीं तरमीम उसकी अच्छी मिसाल थी कि उसमें PTI भी अंदर बैठी हुई थी, उसमें बाकी सारी जमातें भी बैठे हुए थे और वहाँ एक बाकायदा मशावरत का अमल जो तवील अमल था उससे गुजर के वो रिफॉर्म्स की गई 18वीं तरमीम के अंदर। तो अभी भी उतना ही बड़ा पैकेज है लेकिन इसको चोरी छुपे करने की कोशिश की गई। क्या PTI इस प्रोसेस का हिस्सा बन सकती है? 18वीं तरमीम का आप लोग हिस्सा थे, आपके मेंबर्स अंदर बैठते थे, रज़ा रबानी और इसहाक डार के शाना बशाना बैठ के डिस्कशन करते थे। मलिक साहब देखिए, वही वाली बात मैं फिर करूँगा, जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, मैं डॉक्टर साहब की बात को एट फेस वैल्यू लेना चाहता हूँ, लेकिन मसला यहाँ पे खड़ा होता है कि इस मुसवदे को टॉप सीक्रेट रखा गया है, इसको छुपाया गया है। अगर इनकी नीयत कंसेंसस बिल्ड करने की थी, अगर इनकी नीयत सबको ऑन बोर्ड करने की थी तो मांगते वक्त भी इन्होंने मुसवदा नहीं दिया और आखिरी मिनट में आके दिया। आपको याद होगा मौलाना फजल रहमान साहब के पास जब मुसवदे की कॉपी गई तो उन्होंने 1 माह की मोहलत मांगी। उन्होंने कहा जी मुझे 1 माह चाहिए इसको स्टडी करने के लिए, उसके बाद मैं जवाब दूंगा। अब उस स्टडी करने के 2 दिन के बाद आज जैसे हाफिज साहब फरमा रहे हैं कि मौलाना ने एक बड़ी जिसको कहते हैं क्लियर कट स्टेटमेंट दे दी है और उन्होंने इन इट्स कंप्लीट इंटायरिटी जो है इस मुसवदे को रिजेक्ट कर दी है। उसकी वजह यह है कि इसको आपने क्या शराइयाँ हो रही थी उसके ऊपर, हमें कहा जा रहा था कि 56 आईनी तरमीमें इसमें आ रही हैं, फिर कुछ बातें लीक करती थी हुकूमती क्वार्टर्स के अंदर से, उसकी वजह से एक जो है कंसेंसस बिल्ड हो रहा था कि रात के अंधेरे में सारा कुछ किया जा रहा है। मैं अभी भी इनको कहूँगा जो हो गया सो हो गया, इन्होंने आइंदा भी कोशिश करनी है अपनी 26वीं आईनी तरमीम को पास कराने की। अगर ये वाकई चाहते हैं, और आपने दुरुस्त निशानगी की, अगर आप 18वीं तरमीम की बात करते हैं या मैंने आपको 73 के आइन की मिसाल दी थी, तो उसके अंदर जो सिंगल फैक्टर था जो जिसने उसको सक्सेसफुल बनाया वो ये था कि सब जमातें उसके अंदर ऑन बोर्ड थी, सब स्टेक होल्डर्स उसमें ऑन बोर्ड थे। सिर्फ सियासी जमातें नहीं, लीगल फ्रेटर्निटी को आपको ऑन बोर्ड करना पड़ेगा, बार काउंसिल्स को आपको ऑन बोर्ड करना पड़ेगा, वकुला को आपको ऑन बोर्ड करना पड़ेगा। तो अगर आप इतना बड़ा आईनी पैकेज लाना चाह रहे हैं, आप लिटरली आइन की और इस मुल्क के सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना चाह रहे हैं, तो आपको इसको कंसेंसस के साथ करना पड़ेगा, लोगों को ऑन बोर्ड लाके करना पड़ेगा। यूं छुप छुपा कर नंबर पूरे कर कर लोगों को पंजाब हाउस में बिठाकर 224 का नंबर पूरा करके अचानक से उसको पेश करके अगर आप पास कराने की कोशिश करेंगे तो ये कहानी आपकी सिरे नहीं चढ़ेगी। हाफिज़ अब्दुल्ला साहब, जो इस वक्त पोजीशन ये है कि बार कौंसिल की जानिब से काफ़ी शदीद रद्द-ए-अमल है और PTI की पोजीशन तो नॉन है, लेकिन JUI ने एक ऐसी पोजीशन इख्तियार की है जो काफ़ी कहना चाहिए कि प्रो डेमोक्रेसी जमहूरियत के करीब तरीन पोजीशन है।
ये पोजीशन क्या किसी हल की तरफ हमें लेकर जाएगी? क्या इंगेज करेंगे पीपल्स पार्टी और दूसरी सियासी जमातों को जो आमतौर पर जमहूरी सोच की हामिल समझी जाती हैं कि वो रिफॉर्म्स करें जो फंडामेंटल राइट्स के मुनाफी ना हो, जो अदलिया की आज़ादी से मुतसादिम ना हो, या आप इस चीज़ को चाहते हैं कि ये हो ही ना, प्रोसेस ही ना हो? देखिए नाजी मलिक साहब, मुझे ये बताइए कि अगर आप जमहूरियत मुस्तहकम देखना चाहते हैं, पार्लियामेंट को सुप्रीम देखना चाहते हैं, आइन को बालादस्त देखना चाहते हैं, कानून की हुक्मरानी देना चाहते हैं, इस किस्म की आइन के ज़रिए आप इदारों की इस्तेहकाम चाहते हैं, इस किस्म की आइनी तरमीमी मसवदे के ज़रिए आपकी आइन की सुप्रीमेसी साबित होगी, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी साबित होगी, उनकी खुद मुख्तारी साबित होगी। जब आप एक तरमीमी मसवदे को पर्दपोश तरमीमी मसवदा, ये कहाँ से आया भाई? आपको किसने हाथ में थमा दिया कि आपके पास खुद भी नहीं है? अगर फ़र्ज़ करे ये आईनी तरमीमी मसवदा यकीन मुल्की मफाद में हो, कौमी मफाद में हो, इदारों की इस्लाह के लिए हो, फिर छुपाया क्यों, खुफिया क्यों रखा है? आप पूरी पार्लियामेंट के सामने क्यों नहीं रखते हैं? आपने अच्छी बात की 18वीं तरमीम की, 1 साल लगा 18वीं तरमीम में, 1 साल। आप इतना बड़ा पैकेज ला रहे हैं, लेकिन आप रातों रात, वो भी संडे के दिन, इतवार की रात क्यों यार? इतवार को तो इतवार बाजार लगाया जाता है, आपने पार्लियामेंट से इतवार बाजार बनाया। और हम बात करते हैं जमहूरियत की, हम चैंपियन बने, बड़ी बड़ी पार्टियां जमहूरियत की चैंपियन बने, आइन की बालादस्ती की बात हम करते हैं। मैं तो यही सवाल अभी करने वाला था कि यार ये वकला तंजीमें कहाँ हैं? वो क्यों खामोश हैं? वो आइन की प्रोटेक्शन के लिए क्यों नहीं निकल रहे हैं? और आप ये अंदाज़ा लगाइए, इनकी कानूनी माहिरीन के अलावा पूरी पाकिस्तान में कोई ऐसे कानूनी माहिरीन मुझे बता दे कि इस मसवदे को वो सपोर्ट करेगा, लेकिन छुपाया है, किसी के पास है नहीं, ये खुद नहीं दिखा सकते हैं, लिहाजा हम जमहूरियत के नाम पर, आइन की बालादस्ती के नाम पर, पार्लियामेंट के सुप्रीमेसी के नाम पर आइन का चेहरा मस्ख करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने इदारों को कमज़ोर करना चाहते हैं। क्या इस आइन तरमीमी मसवदे के ज़रिए हम अदलिया को आज़ाद करना चाहते हैं, अदलिया की इस्लाह चाहते हैं, हम अदलिया को कंट्रोल करना चाहते हैं? और फिर किसके कंट्रोल में आप देना चाहते हैं? ठीक है ना, ये इस किस्म तारिक साहब को इसका जवाब देना चाहिए। ये जमहूरी सियासी, कोई भी जमहूरी सियासी पार्टी बहुत सारे मसवदे की सपोर्ट नहीं कर सकेगी। हाफिज साहब जिस तशवीश का इजहार कर रहे हैं, बहुत सारे कानूनदान भी इसी तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि आप अदलिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, काबू कर रहे हैं। बात यह है मेरे साहब कि चंद चीज़ें जो हैं वो संजीदे हैं, वो तो बात हो सकती है, लेकिन अब ये जो है ना, जिस चीज़ों के ऊपर एक आप ये कहें कि एक सियासी बयानबाजी मैंने इससे पहले भी सुनी, टाइमिंग, जैसे मैंने आपके प्रोग्राम के शुरू में कहा, रात को अंधेरा, शब खून, जैसे कोई ड्राउनी फिल्म नहीं होती, उस तरह के अंदाज। वी डिड नॉट ट्राई दैट। हमने इजलास में दूसरी दफ़ा बता रहा हूँ कि सुबह 11:30 बजे रखा था, लेकिन कुछ मामलात में जिस पे तनाज़ात पैदा हुए, कंसेंसस नहीं हो सका, उस वजह से ये थोड़ा आगे हुआ। दूसरी बात यह है कि मैं आपको ये बात बता दूं कि मेंबरान की 100% हाज़िरी को यकीनी बनाना ये मजाक नहीं होता। ज़ाहिर MNAs हैं, मर्ज़ी के मालिक होते हैं। उस दिन चूँकि हाज़िरी पूरी थी, इस वजह से हमने कहा कि आज अगर इसके ऊपर कंसेंसस बन जाता है और ये पास हो जाता है और थोड़ा इसमें इजलास में ताख़ीर भी हो जाए, बजाय इसके 2 दिन का टाइम, कितने दिन आपने मेंबर्स बिठा के रखे? 2 दिन का टाइम नहीं बिठा के तो नहीं रखे, लेकिन हमने उन्हें ये गुजारिश की कि इस्लामाबाद से बाहर ना जाएं जब तक कि ये अमेंडमेंट नहीं होती। इस हद तक था। मैं आपको पता है सीधी बात करने का कायल हूँ, लेकिन अगर 2 दिन की आप ब्रेक दें और उसके बाद मेंबर सारे अपने अपने हलकों में चले जाएं, फिर उनकी वापसी, ये थोड़ा मुश्किल टास्क था, इसलिए ये इतवार को रखा गया। अब बार बार जो ये बात भी कही जा रही है ना कि खुफिया, मैं आपको दोबारा ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि बात फिर वो अब है वही तीसरी दफ़ा मुझे करनी पड़ रही है। सर जुमेरात को इजलास होना था, फिर जुमे पे गया, फिर हफ्ते पे गया, फिर इतवार पे गया। जब तक उसको फाइनल हतमी शक्ल असेंबली में प्रेजेंट करने के लिए काबीना के सामने प्रेजेंट होना था, उस मरले पे वो आए ही नहीं, इसलिए बार बार साहब उसे कह रहे हैं खुफिया। मैं 18वीं तरमीम की इस बात को, मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि वो तरीक़ाकार मुख्तलिफ था, उसमें एक कमेटी बनी। आज अभी हाफिज़ साहब ने जिक्र किया पार्लिमान की एक कमेटी का, उस कमेटी का मकसद आइन के हवाले से कंसेंसस करने के लिए नहीं बनाई गई थी। ये तासुर दिया जा रहा है मीडिया पे जनाब के उस कमेटी में नहीं आया। वो कमेटी असेंबली के माहौल को, और मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ
कि जिस कमेटी का मैंने और जैन ने आपसे वादा किया था, ये वही कमेटी है, वो अभी भी नहीं बनी। ये वही कमेटी है। मैं चाहता हूं कि आप और पार्टी बैठे, आप रिकंसिलिएशन करें, मुल्क को इस फसाद से निकालें, हम थक गए। का 100% मैंडेट मलिक साहब वही है जो आपके प्रोग्राम में मैंने और जैन ने आप दोनों मेरे से वादा करके गए थे, आपने बनवानी थी, आप बनवा नहीं सके। नहीं, हम ही ने बनवाई है ना, वो इंडिया ने तो नहीं बनवाई। मैंने और जैन की बड़ी इसमें मुश्तरका कोशिशें हैं और इसका 100% मकसद, मैं सिर्फ दोबारा कह दूं, पार्लियामान में माहौल को बेहतर बनाना, माहौल साजगार रखना, एक दूसरे को बर्दाश्त करना, कानून साजी के अमल में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पीसफुल तरीके से कौन लग रहा है? 100% मैंडेट ये है। मैं जैन की तरफ जाने से पहले पूछ लूं, पब्लिक अकाउंट कमेटी में किसको लगा रहे हैं? देखिए, पब्लिक अकाउंट कमेटीज़ के हवाले से मैं मुख्तसर अर्ज़ कर देता हूँ कि हमने अपने इत्तेहादियों के मशवरे से 2 लेटर जो मैंने खुद लिखे थे एज चीफ विप, हमने एक पैनल मांगा था इनसे कि आप अपने अपोजिशन के 4 नाम हमें दे दें जिसमें इत्तेहादी बैठ के फैसला करेंगे, क्योंकि अक्सरियत पैनल मांगा था कि आप 4 लोगों का एक पैनल दें जिसमें इत्तेहादी जमातें फैसला करेंगी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन किसे होना चाहिए। इन्होंने हमारे दोनों लेटर जो हैं उनका कोई खातिर खा जवाब नहीं दिया। तो अब होने क्या जा रहा है, अब हम ये कह रहे हैं कि चूँकि बड़ी इंपॉर्टेंट जो है मैटर्स पेंडिंग हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी का एक इलेक्शन करा के अबूरी चेयरमैन वो लगा दिया जाए अमानतन एक हुकूमती बंदा पब्लिक अकाउंट कमेटी में बिठाएंगे, हुकूमती बंदा। उसके बाद जब इन्होंने पैनल में भेजा, मैं आपके प्रोग्राम में बिल्कुल जैन से ये आपके आईनी पैकेज की तरह की एक कमेटी का चेयरमैन लगने लगा, जैसे आपका आईनी पैकेज है ना वैसे ही। उसी दिन वो चेयरमैन रिजाइन करेगा, अगले दिन जैन कुरैशी का जो है जो है वो चेयरमैन बन जाएगा। उसी दिन ये छागे चेयरमैन आपका बन जाएगा। मैं जैन को आपके प्रोग्राम में दावत देता हूँ कि आप पैनल कल भेजें, परसों आपका चेयरमैन लगा देते हैं। पब्लिक अकाउंट में हुकूमत का बंदा बैठेगा। सर मैं नहीं बैठेगा मलिक साहब, मैं इसमें 2 बातें मैं कह रहा हूँ नहीं बैठेगा इसमें सर इसमें मुझे अर्ज कर दे, डॉक्टर साहब अर्ज करने का मौका दें। इसमें 2 बातें हैं सर। पहली बात तो जिन्होंने 16 रुकनी कमेटी की बात की है जो इन्होंने और मैंने बनवाई थी, अगेन डॉक्टर साहब को ये लीवे दे रहा हूं कि जो ये बात कह रहे हैं उसको मनोमन कबूल कर लेता हूं, फेस वैल्यू कबूल कर लेता हूं। अब अगर वो 16 मेंबर कमेटी बन गई और स्पीकर साहब ने फैसला किया कि उस 16 मेंबर कमेटी के पास ही मुसवदा जाना चाहिए, आपने अभी भी उस कमेटी को मुसवदे की कॉपी नहीं दी है। तो अगर आप कहते हैं, आपकी बात ही मान लेते हैं, अगर आप कहते हैं कि पार्लियामेंट का माहौल ठीक रखने के लिए कमेटी बनाई गई है, तो पार्लियामेंट का माहौल खराब करने की जो सबसे बड़ी वजह बन रही है वो यही आपकी 26वीं आईनी तरमीम बन रही है। वो पार्लियामेंट का माहौल कभी ठीक नहीं हो सकता अगर आप, जैसे आप कहते हैं, हम गलत कहते हैं कि रात के अंधेरे में चोरी छुपे कोई जो है कानून साजी करने की कोशिश करेंगे, तो आप भी उसको दे दें। जो माजी में हुआ उसको भूल जाएं। आइंदा जो आप करने जाएंगे 1 वीक अक्टूबर में करने जाएंगे, फिर हम इसी मोड़ पर आकर खड़े हो जाएंगे। अभी भी 16 मेंबर कमेटी को मुसवदे की कॉपी दे दें और उसके ऊपर कंसेंसस बिल्ड करें। अब बात आ जाती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की। सर देखिए, हुकूमत चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हमें रोज ही सिखाते हैं, रोज हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी सुनते हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में यह तय पा गया था कि आपने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनी ऑपोजिशन को देनी है। अब आप ये नहीं कह सकते कि हम ऑपोजिशन को देंगे लेकिन ऑपोजिशन हमें पैनल दे। भाई क्यों पैनल दे? ऑपोजिशन की जो सबसे बड़ी जमात है उसने फैसला कर लिया कि हमारा एक मेंबर है, वो एक एलिजिबल मेंबर है, सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसी तरह से वोट लेके आया जैसे आप और हम। खैर आप तो नहीं, हम जिस तरीके से वोट लेके आए हैं, तो उसको अगर हमने मुख्तस किया है इस काम के लिए, आपको उसको नोटिफाई करना चाहिए। हुकूमत ने जिद बना दी है कि पैनल दे। अगर ये पैनल की बात करते हो तो इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पे कह दिया हमारा पैनल शेख वकास अकरम, शेख वकास अकरम, शेख वकास अकरम, शेख वकास अकरम है, यही पैनल रहेगा। जहां तक बात रही इनके खत की, तो हमारे चीफ व्हिप मलिक अहमद डोगर साहब ने डॉक्टर साहब के खत का बड़ा जामे जवाब दिया है, बड़ा डिटेल्ड लेटर का जवाब दिया। मैंने खुद वो लेटर पढ़ा है और इन तक पहुंच भी गया है, और उसमें भी हमने ये कहा है कि ये हमारा इस्तेहकाक है कि हम डिसाइड करें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन कौन होगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि हमारा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन शेख वकास अकरम होगा। अब ये हुकूमत कह देना कि पैनल नहीं देंगे, हम एक ऐड होक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।